एक कमरे में विधवा बहू और सुहागन बहू की सुहागरात। सभी लोग मंडप के चारों ओर बैठे होते हैं और मंडप में बैठा हुआ पंडित शादी के मंत्र पढ़ रहा होता है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम गणिकाक्ष मंगलाय तनोहरि। उस मंडप में अनुपमा एक अधेड़ उम्र के बुढ़े आदमी के साथ बैठी होती है। चलिए जजमान, अब अपना हाथ आगे बढ़ाइए और वधू का हाथ अपने हाथ में रखिए, जिसके बाद आपको सामग्री अग्नि में डालनी है। पंडित के कहने पर वो बुढ़ा अमित और उसकी होने वाली पत्नी अनुपमा, जो कि अभी केवल 23 साल की ही थी, वो पंडित के कहने पर अग्नि में सामग्री डाल देते हैं। बेचारी अनुपमा बहुत रो रही होती है। वहीं मंडप के पास बैठी हुई औरतें आपस में बातें करती हैं। हे भगवान, आखिर क्या देखा है उषा बहन ने इस अधेड़ उम्र के बुढ़े आदमी में। अरे औरतों की जिंदगी कितनी कठिन होती है। अगर उनका पति मर जाए तो उनके साथ इसी तरह बर्ताव किया जाता है। अरे मैंने तो सुना है कि अधेड़ उम्र का आदमी बहुत अमीर है और इसने बेचारी अनुपमा से शादी करने के लिए खूब सारा पैसा भी दिया है उषा को। अरे इस जैसी लालची औरत का हो ही क्या सकता है, गरीब तो है ही और एक कमरे में गुजारा कब तक करती, इसलिए शॉर्टकट रास्ता ढूंढा इसने। तभी वहाँ पर सागर शहर से आता है और अपनी विधवा भाभी की शादी एक अधेड़ उम्र के आदमी से होते हुए देख हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ वो औरतों की सारी चुगली भी सुन लेता है। मेरे होते हुए मैं इतना बड़ा अनर्थ नहीं होने दूंगा। सागर आकर शादी को रोक देता है, जिसके चलते उषा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। अरे बेटा, तू पागल हो गया है? अरे हो जाने दे इस विधवा की शादी। अरे ये शादी करके इस घर से चली जाएगी तो तुझे अपनी बहू लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और तू जानता तो है ही हमारे पास एक ही कमरा है। ये आप कैसी बातें कर रही हो माँ? आप एक अधेड़ उम्र के आदमी से भाभी की शादी करवा दोगी तो क्या वो खुश रहेंगी? और एक कमरे के लालच में मैं ऐसा अनर्थ नहीं होने दूंगा। वह अनुपमा का हाथ पकड़ता है और उसे मंडप से उठाकर अपने घर के एक कमरे में ले आता है। ये शादी आपकी मर्जी के खिलाफ हो रही है, ये मैं जानता हूँ। आपको ये शादी जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। अनुपमा की आंखों में आंसू होते हैं और वो हाथ जोड़कर सागर से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया देवर जी। आज अगर तुम न होते तो पता नहीं कैसा अनर्थ हो जाता। भाभी, आप मेरी जिम्मेदारी हो और अब से आपके ऊपर कोई अत्याचार नहीं होगा। ये सब उषा कमरे के बाहर दरवाजे के साथ खड़े होकर सुन लेती है, जिसके चलते वो कमरे में आती है और अनुपमा को पकड़कर मारना शुरू कर देती है। कुलच्छनी कहीं की, तूने मेरे छोटे बेटे को भी अपने जाल में फंसा लिया है। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं बहुत जल्द अपने छोटे बेटे की शादी करवा दूंगी, जिसके चलते तेरा मेरे बेटे से पीछा छूट ही जाएगा। माँ जी, आप ऐसा क्यों सोचती हो? देवर जी मेरे छोटे भाई की तरह हैं। मैं उनके बारे में ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। पहले तो तू मेरे बड़े बेटे को खा गई, लेकिन अब तू मेरे छोटे बेटे के पीछे पड़ी है। अरे तुझे क्या लगता है तू बहुत तेज है? मैंने सुना था कि डायन भी 7 घर छोड़कर वार करती है, लेकिन तू तो डायन से भी बदतर है। उषा की जली कुटी बातें सुनकर बेचारी अनुपमा रोने लगती है। तभी सागर अपनी माँ का मूड ठीक करने के लिए उन्हें घर से बाहर ले जाता है। कुछ ही देर में अमित कमरे में आ जाता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो, आज हमारी शादी है, हमें शादी करनी है। मेरा हाथ छोड़िए, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। अपनी उम्र तो देखिए। अरे क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई हो? इस एक कमरे के ससुराल में तुम्हारा क्या ही गुजारा होगा। मेरे साथ चलो, मेरा खुद का बहुत बड़ा फार्म हाउस है। अरे हमारी सुहागरात के लिए बहुत अच्छा है। तभी वहाँ पीछे से सागर आता है और उस बूढ़े का कॉलर पकड़कर उसके मुंह पर एक मुक्का मारता है। अगर एक शब्द और तूने अपने मुंह से निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जा, चला जा यहाँ से। सागर के इस बर्ताव से अमित वहाँ से चला जाता है और शादी कैंसिल हो जाती है। उस दिन के बाद से उषा अपनी विधवा बहू के ऊपर और भी ज्यादा अत्याचार करने लगती है। ये जिंदगी इतनी कठिन क्यों हो गई है? इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। अनुपमा अपने कमरे में फांसी लगाने की कोशिश करती है, लेकिन सागर उसे बचा लेता है। आप ऐसा कर भी कैसे सकती हो? एक तो पहले ही मैं इतना परेशान हूँ, ऊपर से आप भी। सागर, मुझे माफ कर दो। क्या हुआ? तुम परेशान क्यों हो? क्या बताऊं भाभी जी, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उसकी फैमिली लव मैरिज के खिलाफ है। अपने प्यार के बिना रहने पर जो हालत होती है मैं अच्छे से जानती हूँ, इसलिए अपने प्यार को किसी और के लिए मत छोड़ना। ऐसा कहकर अनुपमा वहाँ से चली जाती है। अगले ही दिन सागर अपने घर पर अपने दोस्त अजय को बुला लेता है। अजय मेरे दोस्त, अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे जिगरी यार ने मुझे बुलाया है तो आना तो पड़ता ही। तभी अनुपमा 2 ग्लास में पानी लाकर अजय और सागर को देती है।
अजय जब अनुपमा को देखता है तो वो उसे देखता ही रह जाता है और उसे पहली नजर में ही अनुपमा से प्यार हो जाता है। अनुपमा के जाने के बाद सागर अपनी सारी परेशानी अपने जिगरी दोस्त अजय को बताता है। मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है, अगर तू तैयार है तो। अपनी दृष्टि से शादी करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अजय सागर को अपना प्लान बताता है, जिसके बाद वो दोनों दृष्टि को अगवा करके अपने साथ एक मंदिर में ले जाते हैं, जहाँ अजय दृष्टि और सागर की शादी करवा देता है। तुम दोनों की शादी तो हो गई, लेकिन अब मेरा क्या? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं समझा नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये सुनकर कैसा लगेगा और तुम इस बात का क्या रिएक्ट करोगे। देखो, मुझे तुम्हारी भाभी बहुत पसंद है। तुम्हारे भैया के जाने के बाद वो बेचारी अकेली हो गई हैं। क्यों ना मैं उनसे शादी कर लूं? ये सुनकर सागर बहुत खुश होता है। अरे यार, क्यों नहीं, तू मेरे बड़े भाई जैसा है और फिर मैं जानता हूँ कि तू मेरी भाभी को बहुत खुश रखेगा। हम दोनों की शादी तो हो गई है, अब हम तुम दोनों की शादी करवाएंगे। सागर अपनी पत्नी दृष्टि को अपने घर ले आता है, जिसके बाद वह अपनी माँ को दृष्टि के बारे में बताता है। वहीं वह अपनी माँ को अपनी भाभी अनुपमा और अजय की शादी के लिए कहता है। बेटा, तूने सोचा है तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा। जिंदगी भर मैं उसके ऊपर अत्याचार ही करती रही, मुझे उसके ऊपर जुल्म नहीं करने चाहिए थे। तू उसकी शादी अजय से करवा दे, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सागर अपनी विधवा भाभी की शादी अजय से करवा देता है, जिसके बाद वो एक कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा पर्दा टांग देता है और एक तरफ सागर और दृष्टि का बिस्तर लगा होता है और तो दूसरी तरफ अजय और अनुपमा का बिस्तर लगा होता है। अजय, आज हमारी सुहागरात है, लेकिन बगल में ही जेठ जी और जेठानी जी अपनी सुहागरात बनाएंगे। हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात तो है ही, हम जो भी करेंगे उन्हें पता चल जाएगा। अरे तुम बस करो, मुझसे अब रुका नहीं जा रहा, मेरे थोड़े नजदीक आओ। सागर के इतना कहते ही अजय दूसरी तरफ से हल्का सा खांसता है। अरे, ऐसे तो इस कमरे में हमारी सुहागरात होने से रही। एक काम करते हैं, मैं और अनुपमा थोड़ी देर बाहर टहलने के लिए चले जाते हैं, तब तक तुम अपनी सुहागरात बनाओ और जब हम आ जाएंगे तो तुम थोड़ी देर बाहर चले जाना। हम दोनों अपनी सुहागरात बना लेंगे। और वैसे भी अगले दिन तो मुझे अनुपमा को अपने साथ अपने घर लेकर ही जाना है। अजय अपने साथ अनुपमा को ले जाता है, जिसके चलते वह एक दूसरे को थोड़ा जान लेते हैं। वहीं कुछ देर बाद वह वापस आ जाते हैं तो सागर और दृष्टि बाहर चले जाते हैं। इस प्रकार उनके एक कमरे में सुहागरात होती है और अगले दिन अजय अपने साथ अनुपमा को अपने घर ले जाता है। इसके बाद वह दोनों अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगते हैं। कविता की रजनी नाम की बेटी थी, जो कि बचपन से काली थी। साथ ही उसके बाल भी बढ़ नहीं रहे थे। दिखने में उसके बाल बॉय कट की तरह थे। उसके बदसूरत होने के कारण जो भी रिश्ता उसके लिए आता, सब उसे ठुकरा कर चले जाते। इसी कारण कविता बहुत परेशान थी और इसी चिंता में वो चल बसती है। फिर जैसे तैसे आसपास के लोग उसकी नकली बाल की विग लगाकर उसकी शादी निर्मला के बेटे रुद्र से धूमधाम से कर देते हैं। तभी निर्मला अपनी छोटी बहू का गृह प्रवेश करती है। उसके अंदर आते ही 3 सुंदर अमीर जेठानियां कहती हैं, ओहो माँ जी, आप किस काल कोठरी को यहाँ उठा कर ले आई? जरा देखिए कितनी कल्लुमाई है। अरे, आपकी तीनों बहू किसी अप्सरा से कम नहीं है और ये किसी कोयले की खान से कम नहीं है। मेरे तो समझ नहीं आ रहा देवर जी, आपने शादी कैसे कर ली इस काली लड़की से? भाभी, माँ ने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल किया, जिस कारण मुझे ये शादी करनी पड़ी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा मैं किसे बताऊंगा कि मेरी शादी एक काली लड़की से हुई है। मेरा सब मजाक उड़ाएंगे। ओहो माँ जी, आपने हमारे प्यारे देवर जी के साथ क्या कर दिया? कुछ भी नहीं किया, सर्वगुण संपन्न है। मुझे सुशील बहू चाहिए थी और वो रजनी है। सिर्फ काली ही है तो क्या हुआ? तुम तीनों महारानी कौन सा घर का सारा काम करती हो? जब देखो लड़ती रहती हो कि पहले तू काम कर, पहले तू काम कर। हाँ तो माँ जी, हम तीनों को बराबर काम करना चाहिए, इसीलिए लड़ते हैं। बहू, तो इन तीनों की बातों का बुरा मत मानना। रुद्र, जा इसे अंदर ले जा। अपनी माँ के कहने पर रुद्र रजनी को अपने कमरे में ले जाता है, जहाँ वो शर्माती हुई दुल्हन की तरह बिस्तर पर उसका इंतजार करती है। तभी रुद्र बोलता है, देखो, ये शर्माना बंद करो। मैंने पहले भी कहा था और अब बोल रहा हूँ, बार बार नहीं कहूंगा, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। जरा अपनी शक्ल देखो। अगर मैं काली हूँ रुद्र जी, तो इसमें मेरा क्या दोष है? भगवान ने हमें बनाया है। आप मुझे एक मौका तो दीजिए, मैं आपकी बहुत अच्छी पत्नी बनूंगी। मैं तुमसे कोई बेकार की बहस नहीं करना चाहता। तभी रजनी के सिर पर बार बार मधुमक्खी उड़ रही थी
रुद्र जैसे ही मधुमक्खी को हटाता है तो उसके हाथ से रजनी के दुपट्टे के साथ उसके नकली बालों की विग भी उतर जाती है और रजनी के छोटे छोटे बाल देखकर वो गुस्से से कहता है, छी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैंने तुम जैसी बदसूरत छोटे बाल वाली काली लड़की से शादी की है। झूठ बोलने की, धोखा देने की भी एक हद होती है। तुमने तो सारी लिमिट क्रॉस कर दी। मैं अभी सबको सच बता दूंगा। माँ, भाभी, भैया, जल्दी यहाँ आइए, देखिए इस काली की काली करतूत। रुद्र की आवाज सुनते ही घर के सभी सदस्य उसके कमरे में आ जाते हैं और रजनी को ऐसे देखकर गुस्से में आकर उसे बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। उनकी बातों से रजनी खड़ी खड़ी रोने लगती है। वो किसी से क्या कहती, आखिर माँ बाप भी नहीं थे। तभी वो हाथ जोड़कर कहती है, माँ जी, रुद्र, मेरी शादी नहीं हो रही थी, इस कारण मेरी माँ भी चल बसी थी। आसपास के लोगों ने मेरी शादी कराने के लिए मुझे नकली बाल लगा दिए, लेकिन मैं आप सबको धोखा नहीं देना चाहती थी। ये मेरी मजबूरी थी। प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकालिए। आप सबके अलावा मेरा कोई नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी? ना स्पीटी, मैंने तेरा इतना साथ दिया और तू दगाबाज निकली। अब तुझे मैं घर से कैसे निकालूं? ठीक है, तू मेरे बेटे की पत्नी बन गई है तो मैं तुझे यहाँ से निकालूंगी नहीं। हाय हाय, कितनी कल्लो है। ऊपर से लड़कों की तरह बॉयकट हो रखा है। भगवान ने इसे गलती से लड़की बना दिया। बिल्कुल ठीक बोला तुमने। बाल इतने छोटे कैसे रह गए? रजनी मम्मी ने बालों में चंपी नहीं की थी क्या? मुझे तो लगता है इसे कोई अंदर से बीमारी हो रही है, तभी ये इतनी काली और छोटे बालों वाली है। नहीं नहीं जेठानी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान के लिए मुझे ऐसा कुछ मत कहिए। मुझे कोई रोक नहीं है। परकटी कहीं की। उसे ताना देने के बाद सब अपने रूम में सो जाते हैं। वहीं रुद्र सोफे पर सो जाता है। वक्त गुजरता है। रजनी अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारी बखूबी निभाती है। उसके बावजूद सास और तीनों जेठानियां उससे बदतमीजी से पेश आती हैं। उसे इतना काम देती थी कि बेचारी काम करते करते थक जाती थी और खुद महारानियों की तरह तीनों जेठानियां ऑर्डर चलाती थी। तो वहीं तीनों सास बहू मिलकर उस पर अत्याचार भी करती थी। इतना ही नहीं, कालेपन और छोटे बालों का ताना भी दिया करती थी। पति भी खास प्यार नहीं करता था। एक दिन वो अपनी माँ की तस्वीर को देखकर रोते हुए कहती है, माँ, मेरा क्या कसूर था कि मैं इतनी बदसूरत हूँ, काली हूँ, मेरे इतने छोटे बाल हैं। ससुराल में भी कोई मुझे नहीं समझता है माँ। बहुत अकेलापन महसूस होता है। मैं मर जाना चाहती हूँ। आप मुझे अपने पास ले चलो। उसकी ये बात सुनकर एक तेज रोशनी में उसकी माँ प्रकट होकर कहती है, ना मेरी बच्ची, ऐसे मत बोल। तेरी तो उम्र अभी बहुत लंबी है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे बाल जादुई और लंबे हो जाएं और तू सुंदर भी हो जाए। कविता के ये कहते ही उसकी बेटी बहुत सुंदर हो जाती है, साथ ही लंबे लंबे बाल भी आ जाते हैं। तभी अपने बालों को देखकर रजनी कहती है, अरे वाह, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ और मेरे बाल भी कितने बड़े हैं। शुक्रिया माँ। जा, अब अपनी जादुई बालों से अपने ससुराल वालों का दिल जीत। तू जो बोलेगी तेरे जादुई बाल तुझे वो देंगे। तभी उसकी माँ गायब हो जाती है। फिर आईने में खुद को देखकर रजनी बहुत खुश होती है। फिर वो घर के काम करती है तो अचानक से जेठानी किंजल कहती है, अरे रजनी, तुम तो इतनी काली टकली सी थी, तुम्हारी शक्ल कैसे बदल गई? कौन से पार्लर से तैयार होकर आई हो? ओह माय गॉड, ये हमारी वही काली देवरानी है ना? इतनी सुंदर कैसे दिख रही है? दीदी, मैं बहुत परेशान थी तो माँ मेरे पास आई और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। उसी आशीर्वाद की वजह से मैं इतनी सुंदर हो गई और मेरे बाल भी जादुई हैं। अच्छा, जादुई हैं तो जरा कोई करिश्मा करके दिखाओ। देख लीजिए जेठानी जी, ये मेरे जादुई बाल। निकाल नोटों की गड्डी 1000। रजनी के ये बोलते ही उसके जादुई बालों से नोटों की गड्डी निकलने लगती है। ये देखकर तीनों जेठानी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। साथ ही निर्मला रसोई से खड़े खड़े वहां सब कुछ देख लेती है और आकर अपनी बहू के माथे पर चूम कर कहती है, अरे वाह, मेरी प्यारी बहू कितनी सुंदर लग रही है। अरे तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, टुकड़ा। देखो, अब से कोई इसे परेशान नहीं करेगा, ना वो कोई घर के काम करेगी। समझ आई बात? निर्मला लालच के कारण रजनी को पुचकारती है। बदले में घर का सारा काम तीनों जेठानियों को करना पड़ता है। इस वजह से तीनों अपनी देवरानी से चिढ़ने लगती हैं। दिन गुजरते हैं। निर्मला अपनी बहू के जादुई बालों से कभी खाने की चीज मांगती तो कभी सोने चांदी की।
इससे वो रजनी की बहुत तारीफ करती है। शुक्रिया माँ, आपकी वजह से माँ जी मुझे प्यार करने लग गई, वरना सबने तो मुझे धिक्कार ही दिया था। देख रही हो जिठानी जी, अब ये देवरानी माँ जी की चहेती बन गई है। माँ जी से कितना प्यार कर रही हैं और उसके घर का सारा काम हमें करना पड़ रहा है। हाँ, देख रही हूँ, जादुई बालों की वजह से देवर जी भी इसे अब प्यार करते हैं। लगता है इसके बाल अब काटने ही पड़ेंगे। आज रात को ही काट लेंगे फिर। रात को जब घर में सभी सो रहे थे तो तीनों जिठानियां कैंची लेकर उसके लंबे बालों को काटने जाती हैं। उनके जादुई बाल उनका किया उन तीनों पर कर देते हैं, जिससे वो कैंची उनके बाल ही काट देती है और तीनों टकली हो जाती हैं। एक दूसरे को ऐसा देखकर जोर जोर से वो रोने लगती हैं। शोर के कारण सब जाग कर इकट्ठा हो जाते हैं। फिर रजनी कहती है, अरे आप तीनों जेठानी जी मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? आप तीनों टकली कैसे हो गई? जलन के कारण। हम तुम्हारे बाल काटने आए थे, लेकिन उल्टा ही हो गया, हम तीनों ही टकली हो गई। तो तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी? माँ जी, घर का सारा काम हमें ही करना पड़ रहा था और आपकी लाडली बहू रजनी बन गई थी, इसलिए हमने ये करने का सोचा। लेकिन अब हमें बहुत पछतावा हो रहा है, हम ऐसे टकले नहीं रहना चाहते। रजनी, हमें माफ कर दो, कुछ तो करो। रेखा दीदी, जो जैसा करता है वैसा ही भरता है, और आपके साथ वही हुआ है। मैं आपको पहले जैसा कर देती हूँ। हे मेरे जादुई बाल, मेरे जेठानियों के कर दे फिर से अच्छे बाल। रजनी के कहते ही उसके जादुई बाल एक तेज रोशनी में उन तीनों के पहले जैसे बाल लौटा देता है, जिससे वो तीनों बहुत खुश हो जाती हैं और माफी मांगकर अपनी देवरानी के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।